स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी मतलब क्या? जैसे आपने फ्रिक्शन की बात करी थी सॉलिड्स में, वैसे ही विस्कोसिटी होता है लिक्विड में। लिक्विड फ्रिक्शन भी इसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो लेयर्स किसी लिक्विड की एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं या किसी रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश करती हैं, तो ये फोर्स वहां पे अपोजिशन करता है। जैसे अगर ये लिक्विड के लेयर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। अगर यहाँ पे आप एक फोर्स लगाते हैं इस पे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा? इस फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ना शुरू करेगी, और इसके आगे बढ़ने की वजह से इसके नीचे की जो लेयर है उस पे एक रिलेटिव मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये फिक्स होती तो ये चलती, तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है। इस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए यहाँ पे एक विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वो विस्कस फोर्स ऐसा होगा कि इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब अगर ये आगे चलना चाह रहा है तो इसके नीचे वाली लेयर को भी वो आगे लेके चलेगा, ताकि रिलेटिव मोशन अपोज हो सके। और अगर ये आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर से इसके नीचे वाली लेयर के बीच में भी एक विस्कस फोर्स लग रहा है, तो उस वजह से वो लेयर भी आगे बढ़ना शुरू करेगी। ऐसे ही सारी लेयर जो यहाँ से है, एक एक करके सारी लेयर आगे बढ़ना शुरू करेंगी। क्लियर है बात? तो इसे आपने बोला विस्कस फोर्स, जो दो फ्लूइड लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे आप इंटरनल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ये सारे विस्कस फोर्स के ही नाम है। तो जैसे आप अगर मान लीजिए एक ग्लास में आपने पानी लिया, उसको चम्मच से हिला दिया, अब वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना। आपने उसको मोशन दे दिया, चम्मच निकाल दी, छोड़ दी। जब उसको मोशन दे दिया तो वो मोशन में रहना चाहिए था। अब वो धीरे 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 रुक क्यों गया? वो रुका विस्कस फोर्स की वजह से, जो कि यहाँ के फ्रिक्शन का काम कर रहा है। क्योंकि जब वो घूम रहा था उसमें, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर वहां पे मोशन में थी, रिलेटिव मोशन वहां पे हो रहा था, उसको अपोज करते हुए विस्कस फोर्स सब जगह लगा, और उस विस्कस फोर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे रेस्ट पे आ गया। क्लियर है? तो आई गेस विस्कस फोर्स आपको क्लियर होगा कि क्या होता है। अब न्यूटन ने इस पे काम किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फाइनली उन्होंने देखा कि जो विस्कस फोर्स है वो इस लेयर के एरिया पे डिपेंड करता है। एक बात तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस लेयर। दूसरी बात, ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv बाय dy। इसका मतलब ये कि कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितनी लेयर की थिकनेस पे। मान लीजिए यहां से आप y गिनना शुरू करते हैं, तो dy पे मतलब इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया। ऐसे आप थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो मान लीजिए इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, ये कहलाता है dv बाय dy। वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब भी ग्रेडियंट लिखा जाएगा इसका मतलब वो होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, so this is velocity gradient. इस पे डिपेंड किया, एक एरिया पे डिपेंड किया, एरिया ऑफ दिस लेयर। ठीक है, एरिया ऑफ द लेयर। इन दोनों को जब मिला के लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी वाई। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो मैं लिखता हूं माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ये मैं अपना फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे जो ईटा है, ये ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपली विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड भी इसी को कहते हैं। और ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगाया गया? इस माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि दिस फोर्स opposes the relative motion between the layers. Between the layers of the fluid. क्लियर है तक सारी बातें अच्छे से? तो फ्लूइड लेयर्स के बीच में होने वाले मोशन को ये अपोज करेगा, और इतना ये फोर्स होता है माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई के बराबर। क्लियर है?
ईटा एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया यहाँ पे। नेगेटिव साइन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्सेस। दिस इक्वेशन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्सेस। क्लियर है बात? यहाँ पे ये y कहाँ से लेते हैं? जो dv by dy आपने लिखा हुआ है, इस केस में आप याद रखिएगा। ये y जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया, देखिए कहाँ से किया है, इस बेस से आपने y कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो y हमेशा वहां से कैलकुलेट करते हैं जिस लेयर की वेलोसिटी 0 हो। तो ध्यान रखिएगा, y is taken from the layer of which velocity is 0. y is taken from the layer of which velocity is 0. क्लियर है? y ऐसे लेयर से लिया जाएगा हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर अब इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? ईटा के लिए अगर बात करें, यूनिट कितनी हो जाएगी? तो यहाँ ध्यान से देखो, ये आ रहा है फोर्स इंटू डी वाई बाई डी वी डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसा बन रहा है ना ये। अगर इसके लिए यूनिट लिखूंगा न्यूटन इंटू मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। देखो कितना बना है टोटल, न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। ये इसकी बन गई यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। इसकी अगर सीजीएस यूनिट लिखनी है, अच्छा ये एसआई यूनिट जो है ना, एसआई में आपने इसको लिखा, एसआई यूनिट इसकी बोली जाती है पॉइसुली, POISUILLE, ये होती है इसकी यूनिट पॉइसुली, जिसको लिखा जाता है PI से, ठीक है। दिस इज यूनिट पॉइसुली, किसके बराबर है? एसी के बराबर है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर, इसको नाम दिया गया पॉइसुली, ठीक है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट आप लिख सकते हैं इसके लिए, न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, सेकंड का सेकंड रहेगा, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये होती है सीजीएस यूनिट, जिसे वन पोइस भी कहते हैं, POISE, वन पोइस, पी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो 1 पोइसुली इज इक्वल टू 10 पोइस, ये इनका रिलेशन है, निकाला जा सकता है आराम से। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो अपन जानते हैं न्यूटन 10⁵ डाइन हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर 5 है, नीचे 4 है, एक ही बचेगा, तो आया 10। इसलिए 1 पोइसुली इक्वल टू 10 पोइस, ये एक रिलेशन इन दोनों का होता है। जो विस्कोसिटी है ईटा, वो सिर्फ लिक्विड पे या फ्लूइड पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, ओनली ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और दूसरी बात, गैस के लिए विस्कोसिटी ज्यादा होती है कि लिक्विड के लिए? तो ऑब्वियसली लिक्विड के लिए ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये फॉर लिक्विड इज मच मच ग्रेटर देन फॉर गैसेस, लगभग 100 टाइम्स हो जाती है। अगर आप देखो तो लिक्विड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ गैसेस, ठीक है। ये रिलेशन बनता है, विस्कोसिटी लिक्विड के लिए ज्यादा होती है गैसेस से, तो वो ज्यादा अच्छे से अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, गैसेस नहीं कर पाती। क्लियर है बात? चलिए, तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। A boat of area this floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a tangential force, ठीक है। तो एक बोट है, ये पानी में है, ठीक है, इस तरीके से इज मेड टू अप्लाई, या इसका एरिया आपको दे रखा है, बेस एरिया ए आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। मूव हॉरिजॉन्टली, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड बाय अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स इस पे लगा रखा है आपने, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो चलेगा ये। इफ रिवर इज 1 मीटर डीप, डीप डेप्थ दे रखी है 1 मीटर, एंड द वाटर इन कांटेक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी, यहाँ जो वाटर है इसकी स्पीड है 0, इस वाटर की स्पीड जो नीचे एकदम
तल में है उसकी वेलोसिटी 0 है। फाइंड द टेंजेंशियल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अपन हटा देते हैं। फाइंड दी find the tangential force needed to keep the boat moving with same velocity. Viscosity of water आपको दे रखी है eta 0.01 पोइस। पोइस सीजीएस यूनिट में होता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके पास हैं, ठीक है। अब आपको पूछा है फोर्स कितना लगाया जाए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने से कौन रोकेगा इसे? तो भाई हम जानते हैं कि जब ये बोट चलेगी तो बोट की कांटेक्ट में जो पानी की लेयर है, ये वाली लेयर, ये भी सेम स्पीड से चलेगी। तो सबसे ऊपर वाली लेयर भी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अब उसके नीचे जितनी लेयर्स हैं वो उसको रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अंदर विस्कोसिटी लगेगी। और रोकते रोकते जो लास्ट वाली लेयर है वो बिल्कुल 0 पे है, वो आगे नहीं बढ़ रही। तो ये पूरा केस देख के अपन ये कह सकते हैं कि जो अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को आपने बोला था चेंज इन वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस dv बाय dy। इसको आप डेल्टा v बाय डेल्टा y भी कर सकते हैं। तो डेल्टा v ऊपर की वेलोसिटी है 2, नीचे की वेलोसिटी है 0, और कितनी डेप्थ पे चेंज हो रहा है? 1 मीटर की डेप्थ पे, है ना। यहाँ की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ की वेलोसिटी 0, एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर इतना चेंज आ गया। तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को अपने को यूज करना है अपने फॉर्मूला में, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाय dy के बराबर। अब ये जितना विस्कस फोर्स इस बोट पे पीछे की तरफ लगेगा, उतना ही मुझे आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रख सके। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो जितना विस्कस फोर्स पीछे इस पे लगेगा, उतना ही फोर्स मुझे इस पे आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। तो बेसिकली विस्कस फोर्स अपने को फाइंड करना है। माइनस, माइनस तो हटाओ क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ईटा आपको दे रखा है 0.01 पॉइज। पॉइज को अपने को पॉइजली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू एरिया, एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर, इनटू डीवी बाय डी वाई अभी आपने कैलकुलेट किया 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.02 न्यूटन्स। इतना फोर्स आपको इस पे लगाना पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि हाँ भैया ये इस कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। क्लियर है बात अच्छे से? पक्की बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A velocity of water in a river is 18 km per hour at the surface. If the river is 5 meter deep, find the shearing stress between the horizontal layer of water. The viscosity of water is 10⁻³ poisili. बोला है कि ये रिवर है, ये इसका बेड है, बीच में लेयर्स बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। बोला गया कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी जो है ये आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, 5 मीटर डीप यहाँ रिवर है, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स। शेयर स्ट्रेस याद है क्या होती थी? हमने पढ़ी थी शेयर स्ट्रेस। अगर एक फोर्स आप इस तरीके से लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स आप लगा रहे हैं और ये एरिया है, तो शेयर स्ट्रेस आप लिखते थे F/A के बराबर, है ना। जिससे इसकी शेप चेंज हो जाती थी, ये ऐसा हो जाता था, याद आ रहे? तो ये अगर यहाँ पे पूछा गया शेयर स्ट्रेस बताइए, तो अपन बता सकते हैं शेयर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, F/A अगेन। जितना शेयर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जितना विस्कस फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो विस्कस फोर्स डिवाइड बाय एरिया, दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस हियर। तो शेयर स्ट्रेस आपका आंसर आएगा इक्वल टू F/A, विस्कस फोर्स बाय ए। विस्कस फोर्स कितना होता है? तो ईटा ए dv बाय dy डिवाइड बाय ए, तो आ जाएगा ईटा dv बाय dy, ठीक है। अब सारी चीजें गिवन है आपको। ईटा आपको दे रखा है ऑलरेडी 10⁻³ पॉइजली, ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। dv बाय dy, सबसे ऊपर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 कर देते हैं। बेड पे वेलोसिटी होती है 0, यहाँ की वेलोसिटी बेड पे 0,
कितनी डिस्टेंस है, तो 5 मीटर डीप है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर से आ रहा है 1, तो आंसर आ रहा है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द shear stress in these layers। क्लियर है बात अच्छे से? 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी shear stress आ गई। तो विस्कस फोर्स क्योंकि लेयर्स के पैरेलल लगता है, एरिया भी अपन वही वाला लेते हैं, तो यहाँ पे shear फोर्स भी आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे shear stress प्रोड्यूस करेगा F/A के करस्पॉन्डिंग। तो बस विस्कस फोर्स निकाला, एरिया से डिवाइड किया, आपका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं इस पे स्टोक्स लॉ पे। ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भैया अगर एक बॉडी फ्लूइड के थ्रू मूव कर रही है, मान लीजिए कि यहाँ पानी वानी भरा हुआ है पूरा, कोई लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर भी एक फ्लूइड है, एयर से भी बात हो सकती है ये वाली, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पर्टिकुलरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, जिसकी रेडियस है r और ये v वेलोसिटी से चल रहा है इधर। ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ चल रहा है, तो सोचो ये ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो इसके कांटेक्ट में जो भी फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड के जो भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएंगे, वो सब भी नीचे की तरफ चलेंगे सेम स्पीड v से। और अगर ऐसा है तो इस पार्टिकल के पास वाला पार्टिकल इसको रोकना चाहेगा, क्योंकि अगर ये लेयर नीचे की तरफ v स्पीड से जाएगी तो ये पास वाली लेयर इसको रोकना चाहेगी विस्कस फोर्सेस से। क्लियर है बात? तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसे आप कहते हैं विस्कस फोर्स अपोजिंग द मोशन। कितना आ जाएगा वो? दिस विस्कस फोर्स, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फोर्स का वैल्यू निकाली, दिस इज 6 पाई ईटा RV। दिस इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट when it is going with the velocity v through a fluid of viscosity eta। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। when a body moves through a fluid, the fluid in contact with the body is dragged with it. This establishes relative motion in fluid layer near the body, due to which viscous forces start operating. The fluid exerts viscous force on the body to oppose its motion. The magnitude of this viscous force depends on the shape and size of the body। जो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इट्स स्पीड एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है फोर्स। Force depends on shape and size of the body, दूसरा viscosity of the fluid, तीसरा velocity of the object। ओके, इन सब बातों पे डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास ईटा आ गया विस्कोसिटी, ठीक है, आर क्या आ गई यहाँ से? आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओके, वी इसकी वेलोसिटी हो गई जिससे चल रहा है, ईटा विस्कोसिटी हो गई, ये आपको लगेगा फोर्स। अब आपने यहाँ दो फोर्सेस पढ़ लिए, ठीक है, एक आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ से, क्या था? F इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। वो फोर्स किस किसके बीच में था? वो दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में था। क्लियर है? ये फोर्स किसके बीच में था? अभी आप पढ़ रहे हैं माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई, ये फोर्स आप पढ़ रहे हैं दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स। और अभी आपने जो फोर्स पढ़ा ये 6 पाई ईटा आरवी, ये किस पे लग रहा है? एक ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली, जब किसी फ्लूइड से पास होगा विद वेलोसिटी v, तो उस पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा ये बता रखा है। और ऑब्वियसली विस्कस फोर्स उसको अपोज करेगा इसके मोशन को। तो अगर वेलोसिटी नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर वेलोसिटी ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा। विस्कस फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन। क्लियर बात है यहाँ तक अच्छे से? अब इसको यूज करके एक टर्म आती है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? बड़ी अच्छी टर्म है, कई बार आपको क्वेश्चन में काम आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी उसे कहते हैं भाई, अगर यहाँ पे अपन देखें, इसका मोशन देखें पार्टिकल का, तो मोशन कैसा होगा? एक फ्लूइड से, वही एक फ्लूइड बना रखा है, ठीक है, मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ फेंका, ठीक है,
तो ये किसी स्पीड v पे चल रहा है यहाँ पे, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस बारे में अपन बात करते हैं। तो इस पे एक तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा कि इस पे एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा 6 पाई ईटा आरवी के बराबर, प्लस इस पे एक बाइंड फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट करता है। मैंने फ्लूइड में पढ़ा था कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर एक ये ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस पे एक बाइंड फोर्स एक्ट करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने दिया था कि जितना ये वाटर का वॉल्यूम, जितना ये वाटर का वेट डिस्प्लेस करेगा उतना ही इस पे बाइंड फोर्स लगेगा। तो ये तीन फोर्सेज इस पे लग रहे हैं। क्लियर है? अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि चलो आपने जब इसको ऊपर से ड्रॉप किया था तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड 0 थी इस टाइम पे तो इस पे विस्कस फोर्स भी 0 था, क्योंकि विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी 0 है तो विस्कस फोर्स भी 0 है इनिशियल पोजीशन पे। अब इस पे नीचे लग रहा है वेट, इसकी वजह से ये नीचे आना शुरू होगा। जैसे जैसे नीचे चलेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, बाइंड फोर्स तो सेम है ही, नीचे वेट भी सेम है। ठीक है, जब तक वेट बाइंड फोर्स से बड़ा है तब तक ये नीचे एक्सेलरेट करता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तब ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एफ वी प्लस एफ बी ये टोटल ऊपर लग रहा है और वेट नीचे की तरफ लग रहा है। एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। एक समय ऐसा आएगा एफ वी प्लस एफ बी दोनों वेट के बराबर हो जाएंगे। ये जब समय आएगा तब नेट एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0। इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी आती है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। तो जब नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0, उस टाइम पे नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा उसे बोलेंगे अपन टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, तब कैसे फाइंड करें टर्मिनल वेलोसिटी? तो बड़ी आसान सी बात है, अपने को नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स 0 मतलब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एफ वी प्लस एफ बी इज इक्वल टू वेट। ये फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। एफ वी विस्कस फोर्स कितना होता है? विस्कस फोर्स इस पे लगता है तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, और वी टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो उसको अपन वी टी लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस बाइंड फोर्स कितना लगता है याद करो। जब एक वॉल्यूम वी होता है, रो लिक्विड ये है, तो बाइंड फोर्स कितना लगता था? एफ बी वॉज रो वी जी के बराबर। रो ऑफ लिक्विड कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इनटू जी, ये लगता था। तो रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इनटू जी, ये बाइंड फोर्स हो गया। ऐसे वेट की अगर बात करें तो वेट होता है एम जी। मास, मास क्या होता है? तो मास होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर से 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया मास इनटू जी। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। ठीक है, यहाँ से अपने को वीटी चाहिए तो वीटी को अपन लिख सकते हैं, बाकी चीजें उस तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। इधर से आपके पास आ गया रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये सारी चीजें इधर आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है, एक पेज ऐड कर देते हैं इधर अपन। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है? वी टर्मिनल, ये गया आपके पास 2 और 3 9, तो आ जाएगा 2/9। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 2/9 आर स्क्वायर जी रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा। ये आपका आंसर बनता है फॉर दी टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? 2/9 आर स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी बाय ईटा। दिस इज योर आंसर फॉर टर्मिनल स्पीड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार क्वेश्चंस में काम आता है, स्पेशली जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए भी पूछ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद रखना है आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला फॉर द विस्कोसिटी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, जनरली ये क्वेश्चन आपसे स्टैंड अलोन कम पूछे जाते हैं, किसी न किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे केसेस में। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज
दिस। क्लियर है? अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसका एक ग्राफ अपन ने यहाँ पे बना रखा है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि आपने अगर ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो जब ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। जब फ्लूइड में चलना शुरू हुआ तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कुछ देर के लिए इंक्रीज होगी। फिर जब नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। तो वो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा विद टाइम। दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है जब मैं ड्रॉप किया था, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुई थोड़ी देर के लिए, फिर लगभग कांस्टेंट हो गई। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये ग्राफ बनता है v का टाइम के साथ। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखिए क्या कह रहा है, टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपसे दो रेन ड्रॉप्स दे रखी हैं, वो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा दे रखा है। दोनों स्फेरिकल है, दोनों सेम साइज की हैं, आर आर मान लीजिए, दोनों सेम साइज की हैं और एयर से गिर रही हैं। तो इस पे ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा होगा क्योंकि एयर एयर भी फ्लूइड की, एयर इज इक्विवेलेंट टू फ्लूइड हियर। तो फ्लूइड से जब चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस पे विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे लग रहा है। What would be the terminal speed if these two drops were to coalesce to form a large spherical drop? अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक बड़ी ड्रॉप यहाँ पे बनेगी। उस बड़ी ड्रॉप के केस में आपसे पूछा गया कि टर्मिनल स्पीड अब कितनी होगी। इसके केस में टर्मिनल स्पीड कितनी होगी आपसे पूछा गया अगर इसकी रेडियस आर है तो। क्लियर है क्वेश्चन आपको अभी तक यहाँ तक? अब हम ये जानते हैं कि जो टर्मिनल स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या था, 2/9 आर स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड या रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय ईटा। ये एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्योंकि एयर और वाटर की बात हो रही है तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट रो ऑफ फ्लूइड ये तो सब सेम है, ईटा सेम है, 2/9 कांस्टेंट है। तो बेसिकली बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा कि जो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर मैं ये नई वाली रेडियस कैपिटल आर निकाल लूं तो इस पुराने वाले से कंपेयर करके अपना अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालूं, तो वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, ये दोनों मिलके ये वाली बनाई गई। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू द नया वाला वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। दो ड्रॉप्स मिला के एक ड्रॉप बना दी। तो यहाँ से अपन देखते हैं ये मिल रहा है 2r³ इज इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ से आपको r मिल जाएगा 2⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। ये आपको मिल गई रेडियस। अब अपने को पता है टर्मिनल वेलोसिटी vt, तो अगर vt और vt डैश की बात की जाए तो ये हो जाएगा r² के बराबर, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इस तरीके से रेशियो लिखा जा सकता है। अपने को ऐसे vt डैश निकालना है, वो हो जाएगा आपके पास vt इंटू r²/r²। ठीक है, तो vt डैश ये आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी। r की जगह में डाल सकता हूँ, यहाँ से देखो ये जो पावर है 1 ऐसा है, यहाँ पे पावर 1/3 इंटू आर ऐसा ही है। तो इसका जब स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 2⁻2/3 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ सबको मिला vt डैश इज इक्वल टू 2⁻2/3। ये आपका आंसर हो गया फाइनल फॉर दिस क्वेश्चन। 2 की पावर अगर 2/3 देखो तो आंसर आता है इसका 1.587 के बराबर मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई गेस क्लियर है आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके। तो ये नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा नीट में 2019 में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस, दोनों के मास इक्वल दे रखे हैं, अगर ये दो हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 है, आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 और ये है ρ2 जिसको बोल रखा है 8 ρ1 के बराबर। ठीक है, डेंसिटीज का रेशियो दे दिया, एंड हैव रेडियस ऑफ 1 mm
and 2 mm. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equal eta and whose density is 0.1 rho 2. eta दोनों तरफ है और यहाँ जो लिक्विड की डेंसिटी है वो दे रखी है आपको 0.1 रो 2 के बराबर। ठीक है, वो सेम यहाँ भी दे रखा है ऐसा। द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज विल बी। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आपसे पूछा गया। हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/9 r square रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब यहाँ पे अपने को दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो तो अपन रेशियो लिख लेते हैं VT1 डिवाइडेड बाय VT2। तो जहां जहां 1 लिखना है वो 1 1 कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 लिक्विड ईटा, ये तो सेम है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 2/9 R2 स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा। ऐसा हो गया हिसाब। अब यहाँ पे चीजें क्या क्या कट जाएंगी, तो 2/9 कैंसिल हो गया, ईटा से ईटा कैंसिल हो गया, बचा आपके पास VT1 बाय VT2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। इधर से बचेगा रो 1 माइनस रो लिक्विड डिवाइड बाय रो 2 माइनस रो लिक्विड। ये आपके पास सारी चीजें बच गई। ठीक है, अब अपने को दे रखा है R1 दे रखा है 1 mm के बराबर, R2 दे रखा है 2 mm, तो रेशियो में डाल देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इधर रो 1 आपको रो 1 दे रखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रो वन है, रो 2 जो है वो 8 रो 1 है, और रो ऑफ लिक्विड जो है वो है 0.1 रो 2। तो रो 2 की जगह में डालता हूँ 8, तो ये आ जाएगा 0.8 रो 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया रो 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड इज 0.8 रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2। रो 2 दे रखा है 8 रो 1 माइनस 0.8 रो 1 ऐसा। ये आपके पास सारी चीजें आ गई। इधर से आया 1/4, इधर से आ रहा है आपके पास 0.2, इधर से आ रहा है आपके पास 7.2। इसको अपने को सॉल्व करना है, तो फाइनल आंसर देखो यहाँ से मिलने वाला है आपको 2 1 ये हो जाएगा। अच्छा, अपन ने यहाँ पे ना क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे दे रखा है आपको रो 1 इक्वल टू 8 रो 2, अपन ने उल्टा ले लिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। रो 1 इक्वल टू 8 रो 2 ये आपको दे रखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब इस रो 1 इक्वल टू 8 रो 2 और रो लिक्विड दे रखा है आपको 0.1 रो 2, तो अब ये अपन वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। रो 1 की जगह में डालता हूँ 8 रो 2, तो इधर से थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। रो 1 की जगह डाल दिया 8 रो 2 माइनस रो ऑफ लिक्विड। रो ऑफ लिक्विड आपको दे रखा है 0.1 रो 2, तो यहाँ डाल देते हैं 0.1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 2 माइनस रो ऑफ लिक्विड इज 0.1 रो 2, ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8 रो 2 माइनस 0.1 इज 7.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 इज 0.9, ऐसा आ गया। दिस इज 79/36, ये आपका रेशियो बन रहा है। ऑप्शन में है क्या ये? ठीक है, 79/36 ऑप्शन डी, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। क्लियर? तो फॉर्मूला अगर ध्यान है तो सारी चीजें की जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है ये आपके सामने, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। चलिए, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. ठीक है, the rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to, ये आपसे पूछा गया। तो बेसिकली हीट प्रोड्यूस होना मतलब हीट हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितना वर्क में लॉस होता है पर यूनिट टाइम उसे बोलते हैं हीट। तो लॉस इन एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वो होता है हीट। दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट टाइम, विच इज नथिंग बट पावर।
तो जब भी आपसे हीट की बात करी जाए ना, तो आप इसको सीधा सीधा पावर से रिलेट कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, जितना पावर ऑफ द विस्कस फोर्स यहाँ पे थी उसके बराबर। ठीक है, तो पावर अपन जानते हैं कितना लिखा जाता है, जितना विस्कस फोर्स इनटू जितनी टर्मिनल वेलोसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग पावर लिख सकते हैं। तो बस आराम से हो गया अपना क्वेश्चन। अब विस्कस फोर्स हम जानते हैं होता है 2/9 r स्क्वायर रो ऑफ लिक्विड माइनस रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय ईटा। ये होता है आपका viscous force. Sorry, this is terminal velocity, not viscous force. This is terminal velocity. अब अगर बात करें अपना विस्कस फोर्स की, ये तो फॉर्मूला आ गया आपका वीटी का। विस्कस फोर्स कितना होता है, विस्कस फोर्स लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल, यहाँ भी आएगा है ना, दिस विल बी वी टर्मिनल अगेन। तो वी टर्मिनल यहाँ दो बार आ रहा है, एक ये पूरा टर्म भी वी टर्मिनल है, इसमें भी फिर से वी टर्मिनल आया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बन रहा है 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2/9 आर स्क्वायर रो लिक्विड माइनस रो ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय ईटा, ये पूरा लिखा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। ये आपका बन रहा है पावर या हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब अपने को इस पूरे एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है आर की पावर के। आर का कितना पावर का प्रोपोर्शनल होगा ये पूछा है, तो आर की पावर देख लेते हैं अपन यहाँ से। आर की एक पावर तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से स्क्वायर है और उसका फिर से स्क्वायर है, तो टोटल यहाँ से जो आर की पावर बन रही है वो बन रहा है प्रोपोर्शनल टू आर। इधर से आएगा आर की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया आर पावर 5 के। ये आपका आंसर हो जाएगा आर पावर 5। तो पावर अपन जानते हैं एफ डॉट वी होती है, फोर्स 6 बाई ईटा आर वी लिखोगे, उसमें वी आ रहा है, फिर से वी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वी स्क्वायर बन जा रहा है। वही बात यहाँ पे हो गई थी बस। तो यहाँ से अपना फाइनल आंसर आ गया इस प्रोपोर्शनल टू आर पावर 5। क्लियर है अच्छे से? चलिए, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका यहाँ खत्म हो गया है। शुरू करेंगे अपना थर्मो वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।